सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे बिजनेसेस के बारे में। सो हमने सबसे पहले इसमें देखा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, जिसमें हमने देखा कि दो प्रकार के रूट्स हुआ करते थे। बेसिक पॉइंट्स देखे हमने, सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट। फिर हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, जो मेजर कमोडिटीज़ थी। देन इसके बाद हमने देखा इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, दैट मीन्स द बैंकिंग सिस्टम जो अपने आप इवॉल्व हुआ है, सो उसको हम बोलते हैं इंडिजिनियस। इंडिजिनियस मीन्स जो ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट हो गया, सो बैंकर्स ऑटोमेटिकली बने। एंड फिर हमने हुंडी और चिट्ठी के बारे में चर्चा किए थे। सो हुंडीज या चिट्ठीज एक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते थे जिसमें लिखा होता था कि आई विल पे टू यू। सो उसमें प्रॉमिस किया जाता था या ऑर्डर दिया जाता था कि तुम मुझे पे करो, आगे वाला उस पर साइन करता था। सो मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट नोट्स भी जो आज चलते हैं, करेंसी नोट, ये हुंडी के आधार पे ही बने हैं। हुंडीज में जैसा लिखा होता था, आप अगर कोई करेंसी नोट देखोगे उस पर भी वैसे ही लिखा होता है। सो करेंसी नोट अगर आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है, गवर्नर की साइन होती है और उस पर दिया होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ ₹500, अगर 500 का नोट है तो। सो आपको कोई भी नोट देखो, 20 रुपए का नोट होगा तो उसमें भी लिखा होगा। और जो भी करेंट गवर्नर है, जिनके टाइम पे वो बना है, नोट प्रिंट हुआ है, उनकी साइन होती है उसमें। ₹500 डालते हैं डायरेक्टली। सो कोई भी अगर आप नोट देखो तो इसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ ₹500, और जो भी गवर्नर होंगे उर्जित पटेल, उनके सिग्नेचर है यहाँ पे। मैं धारक को ₹500 अदा करने का वचन देता हूँ। तो एक्चुअली जो नोट्स क्रिएट हुए, आप अपने भी पास का नोट देखोगे तो सेम लिखा होगा उसमें, जो भी नोट है उस पर ऐसा लिखा होता है। तो एक्चुअली हुंडीज के आधार पे नोट्स क्रिएट हुए हैं बाद में। सो हुंडीज या बिल्स ये सब पहले चालू हुए, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह, एंड बाद में काफी बाद में पेपर करेंसी चालू हुई थी अपने आप। सो इस प्रकार से ही नोट होते थे, बट वो पहले हाथ से लिखे जाते थे। सो ये हमने देखा था, तो इसीलिए इसको हुंडी या चिट्ठी बोलते थे, जिसमें लिखा होता था कि मैं इतना इतना पे करूंगा। इसके प्रकार देखे फिर हमने, दर्शनी और मुद्दती, ये दो प्रकार, और उनमें फिर अंदर और धानी जोग, सहजोग, फरमान जोग, देखनहर। सो ये सब अपन ने एक एक करके समझे। उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे बिजनेसेस हुआ करते थे। एंड कारखाने भी जो होते थे, वर्कशॉप होते थे, ये फैमिली में ही चलते थे। एंड फैमिली बेस्ड अप्रेंटाइज सिस्टम चलता था। दैट मीन्स अप्रेंटाइज जो होते थे, जो काम सीखते थे, वो फैमिली को ही देख देख के काम सीखते थे। सो फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम एज वेल एज कास्ट सिस्टम इसके कारण ही इवॉल्व हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद फिर हमने देखा राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, जिसमें हमने बैंक का एक एग्जांपल देखा। बैंक इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडियरी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज आर अ टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज, जो कि हेल्प करते हैं बाकी के बिजनेसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इनके ऊपर हमने चर्चा किए थे। और अब कुछ और नई चीजें हमको देखना है। इवन ट्रेडिंग कम्युनिटीज देखें, अब कुछ नई चीजें मर्चेंट कॉरपोरेशंस के बारे में हमको अभी चर्चा करना है। मर्चेंट कॉरपोरेशन यानी क्या? सो जो ग्रुप्स होते हैं, आपने आज भी देखा होगा कि एक प्रकार के जो बिजनेस में ट्रेड करने वाले लोग हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि होलसेल क्लॉथ मार्केट्स एसोसिएशन होगा, मार्केट डीलर्स एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल डीलर्स एसोसिएशन होगा। सो ये सब अपने अपने एसोसिएशंस बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन, इवन ऑटो चालक एसोसिएशन होता है, ऑटो रिक्शा चालक एसोसिएशन। सो ये लोग अपने अपने बिजनेसेस के ग्रुप्स बना लेते हैं और अपने बिजनेसेस को ग्रो करना, और कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, ये सब काम करते हैं। पहले भी ये चलते थे, पहले भी मर्चेंट कॉरपोरेशंस थे। मर्चेंट का क्या मतलब है? ट्रेडर्स, जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं। सो मर्चेंट्स के कॉरपोरेशन, हर मर्चेंट अपने अपने बिजनेसेस के कॉरपोरेशंस बना लेते थे, और कॉरपोरेशन फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन बिजनेस काम करते थे। सो बिजनेसेस में जो भी आपको ग्रोथ होना है, या एक रूल बनाना है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है कि इससे कम में नहीं बेचना, या कोई भी और रूल्स बनाना है, तो वो सब रूल्स बनाने का काम ये लोग करते थे। इवन टैक्सेस हुआ करते थे उस टाइम पे भी। सो टैक्सेस का जिक्र तो बहुत पहले के जमाने से आता है। इवन अगर आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे तो वेद व्यास के लेखों में भी लिखा हुआ है, चाणक्य ने बोला है। सो चाणक्य का ये बहुत अच्छी कुछ कुछ ऐसे कोट्स हैं जिसमें उन्होंने टैक्स के बारे में बोला है।
उनका बोलना है कि टैक्स जो है वो ऐसे कलेक्ट होना चाहिए कि जिससे हर्ट नहीं होता है आगे वाले को, वो पैसा पे भी कर देता है और उसको पिंच नहीं होना चाहिए। सो इस प्रकार के टैक्सेस होना चाहिए। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सो पता भी नहीं लगता हमने टैक्स भर दिया, आपने मोबाइल खरीदा उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है आपको पता भी नहीं लगता। सो उनका ये बोलना ही था। सो उन्होंने इनफैक्ट, इन लोग एग्जाम्पल भी इतने अच्छे देते हैं ना, उनका एग्जाम्पल ऐसा था कि कलेक्शन ऑफ टैक्स शुड बी जस्ट लाइक अ हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, इट शुड नॉट पिंच द फ्लावर, फ्लावर को कोई हर्ट नहीं होता है उसमें, बट फिर भी उसका काम भी हो जाता है। तो उस प्रकार से टैक्स वसूल करना चाहिए सरकार ने। उस टाइम सरकार नहीं होती थी तो राजा लोग होते थे, राजा लोग अपने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उनको भी पैसे लगते थे, अनाज वगैरह लगता था। तो टैक्सेस वर इन द फॉर्म ऑफ मनी एज वेल एज काइंड। सो अगर कोई गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स में से समझो 50 बोरे चावल के आ रहे हैं, उसमें से एक बोरा टैक्स के रूप में वसूल कर लिया। इस प्रकार से भी टैक्सेस लगते थे। सो टैक्सेस वर इन आइदर इन कैश और इवन इन काइंड, काइंड में भी टैक्सेस लगते थे। कैसे कैसे टैक्स होते थे और मर्चेंट कॉर्पोरेशन होते थे, इनके ऊपर थोड़ा बहुत हमको डिस्कशन करना है। सो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस वर एस्टेब्लिश्ड ऑन फॉर्मल बेसिस, दे फॉर्मुलेटेड देयर ओन रूल्स, रूल्स ऑफ मेंबरशिप। तो जो उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो कौन बन सकते हैं, उसके मेंबरशिप के रूल्स रहेंगे। एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। तो इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो कोड ऑफ कंडक्ट नाम से ही समझता है, कंडक्ट यानी कुछ करना, उसका कोड यानी उससे रिलेटेड रूल्स। सो कैसे सेल करना, क्या सेल नहीं करना, बिजनेस के रूल्स बनाए थे इन लोगों ने खुद के, और वो रूल्स सब लोग फॉलो करते थे। द मर्चेंट कम्युनिटी डिराइव्ड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम द गिल्ड्स, गिल्ड्स यानी वही फेडरेशन या ग्रुप्स। सो फेडरेशंस या ग्रुप्स। गिल्ड्स वर ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मीन्स जो अपने आप क्रिएट हो गए, कॉर्पोरेशंस जो बन जाते थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। अगर मैं समझो लोहे का काम करता हूं तो उसके साथ जितने भी और ऐसे लोग होंगे जो इसमें काम करते हैं तो वो लोग मिलके अपना एसोसिएशन बनाते थे। अगर मैं कारपेंटर हूं, मैं कार पेंट करता हूं, तो नहीं, कारपेंटर कार पेंट नहीं करते, नाम ऐसा है उनका। सो बढ़ई का काम करता हूं मैं, ऐसे फर्नीचर वगैरह बनाने का। तो ऐसे केस में मैं फर्नीचर बना रहा हूं, मेरे जैसे और लोग हैं, तो अपने बिजनेसेस को कैसे ग्रो करना, कैसे इथिकल कोड्स के थ्रू उसको चलाना, सो ये सब के रूल्स बनाते थे। तो ये गिल्ड बन जाते थे ऑटोमेटिकली। अब कोई मेजर जो टैक्सेस हैं वो बताए गए, कुछ मेजर टैक्सेस। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी वैसे तो इनकम होती है, आपने देखा होगा अकाउंट्स में थोड़ा बहुत चालू हुआ होगा। सो रेवेन्यू यानी जो पैसा हमको मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ टैक्स की बात करते हैं, टैक्स को भी रेवेन्यू बोला जाता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के एंगल से देखो तो इट इज अ रेवेन्यू, उनका पैसा मिलता है उससे। सो गवर्नमेंट की इनकम होती है। अगर मैं बोलूंगा इनकम टैक्स मेरे लिए पेमेंट है, गवर्नमेंट के लिए इट इज अ रेवेन्यू, इनकम सोर्स है वो। सो गवर्नमेंट उससे पैसा कमाती है, इसलिए हम रेवेन्यू जो वर्ड यूज करते हैं टैक्सेस के बदले यूज करते हैं। सो sources of revenue for merchant corporations were trade and industry taxes, like traders had to pay octroi duties। ऑक्ट्राई ड्यूटी तो बहुत पहले के जमाने से चले आ रही है और ये आज भी चलती थी। जीएसटी आने के पहले तक ऑक्ट्राई लगता था। ऑक्ट्राई को हम लोग हिंदी में बोलते थे नाका, नाका लगता था। नाका यानी जो एक सिटी लिमिट के अंदर अगर आते हैं गुड्स तो वहां पे कुछ टैक्स भरना पड़ता था। जैसे अपने नागपुर सिटी की जो लिमिट्स होती है, एनएमसी की लिमिट, उसके अंदर जब आएंगे, नागपुर में इंटर होंगे गुड्स, तो उस टाइम पे टैक्स भरना पड़ता था। अब खत्म हो गए ज्यादातर के नाका, जो ऑक्ट्राई टैक्स होते थे खत्म हो गए। अब सिर्फ जब स्टेट क्रॉस होता है तब आपको दिखेगा नाका होता है। अगर आप कभी अपने व्हीकल से स्टेट क्रॉस करके एमपी वगैरह जाते हैं तो वहां आपको दिखेगा कि ट्रक्स वगैरह से साइड से जाते हैं, वहां पे उनकी चेकिंग होती है, क्या गुड्स ले जा रहे हैं क्या नहीं ले जा रहे हैं। सो पहले हर सिटी में भी इवन नाका लगता था और इसके कारण कई बार ट्रैफिक जाम्स वगैरह भी होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी। तो अभी तो खैर खत्म हो गया, जीएसटी आने के बाद 17 प्रकार के टैक्सेस खत्म हो गए, जिसमें से ऑक्ट्राई ड्यूटी भी एक टैक्स था। सो ऑक्ट्राई ड्यूटी को आप अगर सिंपल शब्दों में बोले तो इट इज अ टाइप ऑफ एंट्री टैक्स। एंटर कर रहे हो जब आप किसी सिटी में तो उस टाइम जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्ट्राई। सो ऑक्ट्राई इज एन एंट्री टैक्स। सो ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज पेड इन कैश एज वेल एज इन काइंड।
दे वर लेविड ऑन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। लेवी करने का मतलब है चार्ज करना। ऑन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एट वेरिंग रेट्स, हर चीज के अलग अलग वेरिंग रेट्स होते थे, उस हिसाब से टैक्सेस लगते थे। आज भी अलग अलग चीजों के अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं ही। आप कोई चीज खरीदेंगे उस पर शायद टैक्स ना भी रहे, कोई चीज पे कम टैक्स रहे, किसी पे ज्यादा रहे। लग्जरी गुड्स है, आप आईपैड खरीदते हैं 28% टैक्स लग जाएगा। आप नॉर्मल कोई चीज खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, 5% टैक्स लगेगा। सो डिपेंड करता है कौन सी गुड्स हैं, तो हर गुड्स पे आज भी अलग अलग टाइप के जीएसटी या टैक्सेस वगैरह लगते ही हैं। फिर कस्टम्स ड्यूटीज ये आज भी लगती है। कस्टम्स ये तब लगते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स लेके आते हैं। जैसे आप भारत में अगर इंपोर्ट करेंगे बाहर से, चाइना से मैंने गुड्स खरीद लिया, भारत में लेके आ गया, तो मुझे इसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज कस्टम्स ड्यूटी। तो कस्टम्स ड्यूटी आज भी लगती है, उस टाइम भी लगती थी। अगर आप इंपोर्ट करते थे गुड्स तो इंपोर्ट के ऊपर लगती थी। तो ये सिटी लेवल पे एंट्री पे लगती थी और ये इंपोर्ट पे लगती थी। ये आज भी लगती है। भले ही जीएसटी आने के बाद ज्यादातर टैक्सेस खत्म हो गए, लेकिन कस्टम्स ड्यूटी आज भी चालू है, अभी भी ये लगाई जाती है। तो कस्टम्स ड्यूटी एंड टेरिफ्स वेरिड अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज एंड प्रोविंस टू प्रोविंस। उस टाइम स्टेट वर्ड यूज नहीं होते थे, स्टेट या कंट्री, प्रोविंस होते थे, क्योंकि राजा लोग राज करते थे तो वो अपने हिसाब से प्रोविंस बोलते थे। आपने नाम भी सुना होगा ओल्ड इंडिया में। ये स्टेट तो काफी बाद में बने, स्टेट तो बने आजादी के बाद, वो भी लैंग्वेज के आधार पे बाद में बनाए गए। पहले अलग ही स्टेट चलते थे, जैसे बॉम्बे वॉज अ स्टेट, बॉम्बे एक सेपरेट स्टेट कहलाता था। सो महाराष्ट्र नाम का कोई स्टेट ही नहीं था, सो बॉम्बे वॉज अ स्टेट। फिर सीपी एंड बेरार था, सो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार। इसीलिए आप देखोगे अभी भी पुराने अगर कॉलेज है, स्कूल है, तो उसका नाम है एक सीपीएन बेरार करके एक स्कूल है। आप महल एरिया में चले जाओ तो इसीलिए, क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार करके अपने पूरा सेंट्रल इंडिया का प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था उनको। तो ये सब अलग अलग थे उस टाइम पे। स्टेट ऐसे लैंग्वेज के आधार पे नहीं बनाए गए थे, सो ये सब बाद में बने लैंग्वेज के आधार पे। सो पहले इवन नागपुर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सो सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा था। मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसमें कवर होते थे अपन। सो उसमें भी फिर बाद में तो और स्टेट में थोड़े थोड़े और डिफरेंसेस आए और क्रिएट हुए। जैसे एमपी में से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर बिहार में से झारखंड अलग हुआ। सो ऐसा कर करके अभी लेटेस्ट में आप देखोगे तो अपना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। सो पता होगा आपको, पता है कि नहीं? सो ये जो है ये अभी लेटेस्ट हुआ, अभी मेरे ख्याल से 8-10 साल ही हुए हैं। सो इवन उसकी काफी टाइम तक तो राजधानी भी कॉमन थी, हैदराबाद ही दोनों की राजधानी थी, बट अभी फिर अमरावती हो गई, तो अभी चेंज हो गई राजधानी। सो अमरावती ने अपनी अमरावती नहीं है, वो उधर अलग अमरावती है वो, ठीक है। सो ये चेंजेस तो बहुत बाद में हुए, उस टाइम प्रोविंसेस होते थे, उसमें भी फिर कुछ ऐसे होते थे जहाँ राजाओं के राज होते थे, जिसको हम प्रिंसली स्टेट बोलते थे। सो राजा चलाते थे, और बाकी भी जो प्रोविंसेस थे, तो प्रोविंसेस यानी और कुछ नहीं, अलग स्टेट जो है उसको प्रोविंस बोलते थे उस टाइम पे। सो प्रोविंसेस के हिसाब से ही कस्टम्स ड्यूटी चेंज होती थी। आज भी टैरिफ अलग अलग ही होते हैं हर देश के। जैसे आप देखते हैं उधर ट्रम्प चिल्ला रहा है मैं टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, तो अलग अलग देश पे अलग अलग टैरिफ लगाते हैं। सो आज भी ये है ही, अलग अलग टैरिफ लगते ही हैं। उस टाइम भी ये अलग अलग लगते थे, इट वेरीड, चेंज होते थे। वेरी होना मीन्स चेंज होना, अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज एज वेल एज प्रोविंस टू प्रोविंस रिस्पेक्टिवली। फेरी टैक्स ये भी आज नहीं लगता। फेरी टैक्स जब भी ट्रांसपोर्ट होते थे, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट टैक्स था ये। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पैसेंजर्स पे भी लगता था ये, एंड इवन गुड्स के ऊपर लगता था। अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इवन कैटल्स, अगर मैं बकरी लेके जा रहा हूं, सो बकरियों के मूवमेंट के ऊपर भी टैक्स लगता है। सो ये लगता था पहले, आजकल नहीं लगता है। दिया ये यहाँ, इट इज पेड फॉर पैसेंजर्स, गुड्स, कैटल एंड कार्ट्स, सभी चीज के ऊपर ये टैक्स लगता था। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ये टैक्स लगाया जाता था। फिर लोकल बॉडीज हैड द राइट टू रिसीव इवन लेबर टैक्स। लेबर टैक्स लगता था। मैं अगर बहुत सारे लेबर को एम्प्लॉय कर रहा हूं अपने यहाँ पे, मजदूर लोग हैं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मजदूर लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको जो मैं पैसा पे करता था उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स का काट के मैं जमा करता था। सो ये लेबर टैक्स कहलाता था। लेबर यानी जो लोग काम करते हैं, जो नॉन स्किल्ड अनस्किल्ड काम करते हैं, उनको लेबर बोलते हैं, जिनको बदले में वेजेस पे होते हैं।
जो स्किल्ड काम करते हैं उनको लेबर नहीं बोलते, नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरी मिलती है। लेबर यानी जैसे मैं समझो ईंटें उठाता हूँ, इधर से उठा के ले जाता हूँ, उधर फेंक के आता हूँ, सो मैं जो पैसा कमाऊंगा ये वेजेस कहलाएगा। ऐसा मैं करता नहीं हूँ, एग्जाम्पल है। सो अगर मैं ऐसे कुछ काम कर रहा हूँ तो ये मैं लेबर वर्क कर रहा हूँ। तो लेबर यानी जो अनस्किल्ड वर्क होता है उसको लेबर वर्क बोलते हैं, जिसमें स्किल्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो मैं ऐसे घमेला उठा के ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सब चीजें जो है अनस्किल्ड वर्क में आती हैं। फिर गिल्ड मर्चेंट्स, जो ग्रुप था उसके जो मर्चेंट्स थे, दे एक्टेड एज कस्टडियंस ऑफ इवन रिलीजियस इंटरेस्ट। सो ये लोग मंदिर वगैरह बनाते थे, टेम्पल्स, इवन लेविड कॉर्पोरेट टैक्स ऑन देयर मेंबर्स। द गिल्ड चीफ डायरेक्टली डेल्ट विद किंग। सो एक्चुअली पहले गिल्ड सबसे टैक्स कलेक्ट करता था और जाके फिर वो राजा को सौंप देते थे। सो क्योंकि टैक्स कलेक्शन एक एक व्यापारी जाके टैक्स जमा करेगा, उससे अच्छा एक मर्चेंट होता था जो हेड मर्चेंट है उनका, उसके पास पूरे पैसे जमा किए जाते थे और वो फिर पैसे ले जाके राजा को दे देता था। तो पूरे महीने की जितनी भी इनकम होती थी वो इनकम के हिसाब से टैक्स या जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनके हिसाब से टैक्सेस कलेक्ट करके जमा किए जाते थे राजाओं के पास। So the guild chief directly dealt with the king or tax collectors and settled the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money. So ये पुराने जमाने की बातें हो गई। आपको कहानी जैसे पढ़ना है, इस पे मेजर क्वेश्चंस नहीं आते। 11th लेवल पे तो वैसे भी ऐसा मेजर कुछ ये इंपॉर्टेंस रखता नहीं। आपने ऑलरेडी 10th वगैरह में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा ही होगा। सो 10th में या और कहीं 8th वगैरह में, तो ये सब हल्की फुल्की हिस्ट्री की बातें ही हैं जिसके ऊपर आपको मेजर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कोई कभी 1-2 मार्क का कुछ आया तो आया, नहीं तो वो भी स्कूल पे डिपेंड करता है वो क्या पूछते हैं। बाकी नहीं तो मेजर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स हो गया या हिस्ट्री हो गई, इनके ऊपर मेजर क्वेश्चंस आने की संभावना कम है। ठीक है, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग भी बंद थी, वो मैंने चालू कर दिया। हेलो। काम करना, वो लाइव में नहीं, अलग से वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि ये वाला वीडियो नहीं आएगा, तो ये हटा के आज का वीडियो डाल देना। सचिन सर को बता देना। हेलो हेलो। सो ऐसा है। फिर अब एक और बेसिक पॉइंट जिसपे आपको ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, बस चीजें बताई हैं, वो एक बार पढ़ना है। क्या क्या होता था, कौन कौन से सिटीज होते थे जो मेजर ट्रेड सेंटर्स करके चलती थी। आज भी ट्रेड सेंटर्स हैं, जैसे आप देखते हैं मुंबई है एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है भारत में, जितने भी ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस हैं मुंबई से चलते हैं। फिर अगर आप टेक्नोलॉजी बोलो तो उसके लिए बैंगलोर एक हब हो गया, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हो जाता है। तो उस टाइम भी ऐसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। तो यही ट्रेड सेंटर्स के बारे में बताया है आपको। अगेन इस पे कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट एनी 4 ट्रेड सेंटर्स, तो आपको कोई भी 4 ट्रेड सेंटर के नाम बताना पड़ेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा का पूरा वैसा का वैसा रटो, ऐसा चांस कम है क्वेश्चन आने के। सो पहला, अब ये कुछ सेंटर्स हैं, आपको बस रीड करना है और वो काहे के लिए फेमस था ये देखना है। पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना के नाम से हम जानते हैं, तो इसका पहले नाम था पाटलिपुत्र। It was a commercial town which was a major center for export of stones. So ये stones यानी कौन से? ये precious stones की बात नहीं हो रही, नॉर्मल जो stones है आज भी काफी, जैसे चूना पत्थर वगैरह होता है, लाइमस्टोन वगैरह, वैसे टाइप के stones की बात हो रही है। So वो stones भी एक्सपोर्ट होते थे, मंदिर वगैरह या बाकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना है उसके लिए यूज होते थे। So ये पाटलिपुत्र stones के लिए फेमस हुआ करता था। पेशावर, ये तो अब चला गया पाकिस्तान में, पहले भारत का ही हिस्सा था। सो इट वॉज अ मेजर एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वुड एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस खरीदे जाते थे, वुड एक्सपोर्ट किया जाता था। सो ऐसा माना जाता है ओरिजिनली हॉर्सेस भारत में नहीं हुआ करते थे, ये इंपोर्ट किए गए हैं और बाद में फिर अपने बढ़ने लगे वो, नहीं तो पहले ओरिजिनली हॉर्सेस भारत में नहीं हुआ करते थे। फिर तक्षशिला, तक्षशिला भी इधर ही चला गया है अपना, आई थिंक पाकिस्तान में ही गया है वो भी, पाकिस्तान में, मुझे पक्का नहीं पता, जहां तक के एक बार देख लेते ना, मुझे भी हर चीज के बारे में थोड़ी पता रहेगा, पुराने जमाने की बातें है ना।
मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, एक बार देख लेते हैं। जहां तक पाकिस्तान में चला गया, इसकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी क्योंकि, हाँ ये पाकिस्तान में गया, देखो सिटी इन पाकिस्तान से पाकिस्तान में जा चुका है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह भी हुआ करती थी, पंजाब रीजन का है। सो बट उधर चला गया अभी। सो यहाँ हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो अब भारत में नहीं रह गई, चला गया। ठीक है। सो तक्षशिला इट सर्व्ड अ मेजर सेंटर ऑन इंपॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। फिर इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। पुराने आप धर्म ग्रंथों में देखोगे इंद्रप्रस्थ नाम आता है, महाभारत में आता है कई बार। सो दिल्ली का एरिया जो है, सो उसको इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। इट वॉज अ कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड वेयर मोस्ट रूट्स, ये जंक्शन था। जंक्शन का क्या मतलब है, जहां पे लगभग सभी रूट्स टच होते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में आप देखोगे कोई जंक्शन होता है, यानी वहां चारों तरफ से ट्रेन्स आती हैं, वो जंक्शन कहलाते हैं। जैसे नागपुर हो गया, जंक्शन हो जाता है। तो जंक्शन का मतलब जहाँ पे हर जगह से ट्रेन्स आती है। यहाँ पे भी हर रोड आते थे, क्योंकि दिल्ली सेंटर होता था, तो उसके हिसाब से ईस्ट से वेस्ट वाले भी रोड्स जो मेजर रोड्स थे वहां से टच होते थे, एंड नॉर्थ से साउथ वाले भी जो रूट्स थे वो भी टच होते थे। सो मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ये सब यहाँ पे कन्वर्ज होते थे। फिर मथुरा मथुरा was an emporium of trade where people dependent on commerce and many routes from South India touched Mathura and Bharuch। भरूच भी एक सिटी है, ये आगे दिया है, भरोच बोलो या भरूच बोलो एक ही बात है। इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया। आई थिंक ये शायद इधर ही है, गुजरात के आसपास। थोड़ा बहुत जानकारी रहती है अपने को भी, अपने को क्या करना, कहाँ क्या था। आपको भी एग्जाम में काम नहीं है कहाँ था ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मेजर ट्रेड सेंटर के नाम बताए जाएंगे। ठीक है। गुजरात में देखो, एकदम परफेक्ट नहीं तो भी पता है कि हाँ इधर है, गुजरात में है। ठीक है। तो भरूच, इट वॉज द ग्रेटेस्ट seat of commerce in western India. It was situated on the banks of river Narmada and was linked with all important marts by roadways. फिर ये तो अभी भी है, वाराणसी, बनारस बोलते हैं जिसको हम। वाराणसी, वाराणसी अभी भी वैसे ही है। किस चीज के लिए फेमस है, तो ये अभी भी गोल्ड सिल्क के लिए फेमस है। बनारस की जो साड़ियां वगैरह होती हैं, गोल्ड सिल्क क्लॉथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली। वाराणसी या बनारस। बनारस में आज भी टेक्सटाइल का काफी ज्यादा अभी भी वहां का फेमस है। मिथिला, ये भी चला गया, पहले ये भारत का हिस्सा था, अभी नेपाल में है ये मिथिला। ये भी आपने पुराने धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा, रामायण में आता है इसका जिक्र। माना जाता है कि सीता जी मिथिला की थी, तो इसीलिए उनका नाम मैथिली भी है। मिथिला नरेश उनके पिताजी का नाम था। मिथिला यानी एक जगह है जो अपना इसमें अभी नेपाल में चली गई है। ठीक है। तो अभी नेपाल में है। ट्रेडर्स ऑफ मिथिला ट्रेडेड एट द पोर्ट्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। ये सब जावा, सुमात्रा और बोर्नियो अगर देखें तो इंडोनेशिया वाला जो एरिया है वहां पे है। ठीक है। तो आज जहां इंडोनेशिया, बाली वगैरह है, वो एरियाज। फिर मिथिला एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। फिर उज्जैन, ये आज भी वैसे ही है उज्जैन। उज्जैन जो है आज भी महाकाल के दर्शन करने जाते हैं अपन। उज्जैन में इनका मंदिर है। वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ सच एज एगेट, केरलियन, मुस्लिन, ये सब नाम है अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं उनके। मैलो वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। इट ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशंस विद तक्षशिला एंड पेशावर। तो सिर्फ आपको जगह के नाम ध्यान रखना है, सिटी के नाम, बाकी इवन किस चीज के लिए फेमस है वो भी उतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको बुक में जरूर ये क्वेश्चंस दिख सकते हैं, क्योंकि ये बुक जो है टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में हर प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं, बट एग्जाम में चांस बहुत कम रहेंगे ये चीजों के पूछने के। फिर सूरत आज भी सूरत ही है, उस टाइम अलग चीज के लिए फेमस था, आज अलग चीज के लिए फेमस है। आज हीरे के लिए फेमस है सूरत, वहां के डायमंड बहुत फेमस होते हैं। उस टाइम ये गोल्ड बॉर्डर या जरी के लिए फेमस हुआ करता था।
So it was the emporium of western trade during the Mughal period. Textiles of Surat were famous for their gold borders, जरी. उस टाइम एक्चुअल गोल्ड बॉर्डर्स होती थी, बाद में फिर नकली का बॉर्डर होती है, बट पहले एक्चुअल में गोल्ड से बॉर्डर बनाई जाती थी जरी की, तो उसको जरी बोलते थे. फिर कांची, कांचीपुरम, आज कांचीपुरम बोलते हैं. In Kanchi, Chinese used to come to purchase pearls, glass, rare stones, and in return they sold gold and silk. फिर मदुरा, it was a capital of Pandyas who controlled the pearl fishery of the Gulf of Mannar. It attracted foreign traders, particularly Romans, for carrying out overseas trade. फिर भरूच बताया मैंने. कावेरी पट्टा या कावेरी पट्टनम, इट वॉज, ये भी अभी भी है ही अपने यहाँ पे. इट वॉज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विथ मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट, क्योंकि इस साइड आता है सदर्न साइड में, तो उस साइड में, और ईस्टर्न साइड आता है, तो इसीलिए उस साइड के ट्रेड्स होते थे. बेसिकली यहाँ से क्या ट्रेड होता था? परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट्स, सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग के लिए भी फेमस था, क्योंकि पोर्ट है वो कावेरी पट्टनम, तो पोर्ट है, तो इसीलिए वहां से ये सब एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे. और तमरलिपिति, तमरलिपिति वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स, ये भी पोर्ट था, कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड विद द वेस्ट एंड फार ईस्ट. इट वॉज लिंक्ड बाय रोड टू बनारस एंड तक्षशिला. तो ऐसा है, ये आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है एक दो बार बस. ऐसा सब होता था, फालतू की बातें पढ़ाते हैं बस. ये एक दिन रहेगा बोर, एक दिन मैंने बोला ही था, एक दो दिन आपको शुरुआत में बोर होगा, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन. ऐसा होता था, वैसा होता था, तो ठीक है, होता था, अपने को क्या करना है. हिस्ट्री कोई काम की नहीं होती वैसे, वो हो चुकी है, तो इतिहास है वो. इति, इति यानी खत्म हो जाना, हास हो चुका, तो जो चीज खत्म हो चुकी है वो पढ़ रहे हैं अपन. तो अभी कोई काम का नहीं है, बट फिर भी पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा ही पढ़ना है, वो अच्छी बात है. हिस्ट्री सब्जेक्ट खत्म हो गया. अब 10th तक पढ़ते थे, खतरनाक भारी पड़ता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी. ज्योग्राफी तो भी चल जाती एक बार को, हिस्ट्री तो बहुत ही बेकार होती थी. ठीक है, और अपने को तो वैसे ही कचरा पढ़ाते हैं, काम की चीज ज्यादा पढ़ाते नहीं हिस्ट्री में. चलो ठीक है, अब और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स, बस यहाँ पे अपना ये हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होने वाला है, और फिर हम एक्चुअल कोर्स चालू करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगी चीजें. सो मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कभी पूछ सकते हैं. स्टेट एनी 4 मेजर इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया या इन इंडिया, या एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. सो कोई भी 4-5 आपको लिखना पड़ेगा. सो एक्सपोर्ट बताने की जरूरत नहीं, मसाले, स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, इंडिगो यानी नील, नील जो होती है, सफेद कपड़ों को सफेद रखने के लिए नीला रंग डाला जाता है. so, हाँ, वो येलो हो जाते हैं ना, तो नीला डालते हैं तो वो ऑफसेट हो जाता है, तो एक्चुअल में वही रीजन है, तो इसीलिए वो नील यूज होती थी. इंडिगो. ओपियम, ओपियम यानी क्या बोलते हैं, हाँ ड्रग्स है एक प्रकार की, क्या बताते हैं इसको, ओपियम यानी वो जो सूंघते हैं, अफीम, अफीम, अफीम सूंघते नहीं, सूंघना नहीं, अच्छी होता है, बट अच्छी होता है. सो अच्छा नहीं है सर, बट अफीम, अफीम की खेती होती थी उस टाइम तो काफी ज्यादा. तो ये गांजा वगैरह भी खूब होता था उस टाइम, गांजा भी खतरनाक बेचा जाता था. तो बहुत सारे इसमें तो आपको इवन फोटोज में दिखाएंगे, बाबा लोग गांजा पी रहे हैं. अब फोटोज क्या देखना, आप जाओ हिमालय की तरफ चले जाओ, वहाँ बाबा लोग बैठे होते हैं, साधु लोग गांजा पीते हुए, महादेव के भक्त है बोल के गांजा पीते रहते हैं. तो हाँ एक्चुअल में मेरे को पहले वो फोटो में समझता नहीं था, वो गजानन महाराज की फोटो ऐसे बैठे हैं, मेरे को लगता था कुछ बजा रहे होंगे ये, तो फिर बाद में समझा, अरे चिलम है ये. सो चिलम में हो, हाँ एक्चुअल में वो चिलम है. मेरे को बाद में समझा, छोटा था तो मेरे को लगता था कि महाराज है तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तो तो कुछ बजा रहे होंगे, पुंगी होंगी होंगी कुछ होंगे. फिर पता लगा अरे ये तो गांजा यानी चिलम है. वो चिलम में क्या है वो नहीं पता, तंबाकू है कि गांजा है, वो चिलम है. तो होता है, अब हर जगह अलग अलग चीजें हैं. अब भारत है, विभिन्न चीजें चलती रहती है. कोई कोई मंदिर है वहां शराब चढ़ाई जाती है. हाँ एक्चुअल में कुछ भी होता है. सो काल भैरव वो राजस्थान की तरफ है, उज्जैन में है क्या, उज्जैन में, तो एमपी में, एमपी उज्जैन में भस्म आरती होती. काल भैरव भी वही है क्या? अच्छा, उज्जैन में दोनों है.
तो मैं महाकाल तक तो गया हूँ, काल भैरव तक नहीं गया, बट जाना चाहिए बोलते, नहीं तो अधूरा रह जाता है, इसलिए नहीं जाना। अरे सर दारू चढ़ती तो इसलिए नहीं जाना, बट जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जाता हूं मैं, अभी नहीं जाऊंगा जब अगले। मेरे को क्या, मेरे रास्ते में पड़ता है, मेरे इन लॉज रहते हैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़, तो इतने दूर जाना पड़ता है, तो उज्जैन बीच में पड़ता है, तो कभी भी जा सकता हूं मैं। अच्छा है। तो उज्जैन सही में अच्छी जगह है। चलो खैर, तो हाँ कहाँ पहुंच गए हम, गांजा से, अफीम से, तो अफीम, फिर सिसेम ऑयल। अब ये क्या होता है, कोई तो प्रकार, हाँ वो जो भी है मुझे नहीं पता, कुछ तो ही ऑयल होता है, सेसमे ऑयल या सेसमे ऑयल जो भी है। फिर कॉटन, कॉटन तो पता ही है अपने को। पैरेट भी एक्सपोर्ट होते थे जिंदा एनिमल्स, यानी लाइव एनिमल, हाँ लाइव एनिमल्स एक्सपोर्ट होते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हाइड्स, हाइड्स यानी वही खाल वगैरह जो होती है उनकी, स्किन्स, स्किन वगैरह हो गया, फर, हॉर्न्स, सींग वगैरह, टॉर्टाइस, अच्छा कछुआ भी जाता था अच्छा टॉर्टाइस शेल्स पूरा पढ़ो सही में बोला। नहीं, कछुए एक्चुअल में बहुत खतरनाक इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें भी वो कुछ तो भी रहता है, 6 नखूनों वाला कछुआ, वो अलग ही चलता। हाँ, इंडियन कछुए को एक्सपोर्ट करना इलीगल है, बट उसकी डिमांड बहुत है। आप जो कछुआ पालते भी हैं अगर, तो इंडियन वाले जो होते हैं देसी कछुए, वो पालना अलाउड नहीं है। वो इंडोनेशिया से जो इंपोर्ट होके आते हैं वो पाल सकते हो आप, लेकिन आप जो अपने यहाँ के जो देसी कछुए होते हैं उनको पाल नहीं सकते। सो इलीगल है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। हाँ एक्चुअल में इलीगल है, पुलिस को पता लगा तो ले जाएंगे, कछुआ भी अपन भी हाँ टर्टाइस शेल्स, पर्ल्स, पर्ल्स तो पता ही है आपको, मोती बहुत लोग पहने होते हैं। सफायर, सफायर सफायर होता है, नीलम, नहीं नीलम नहीं, हाँ नीलम, सफायर यानी नीलम ही होता ना, ऐसे ही कुछ होता है वो, कुछ तो भी ऐसे। अब मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं कोई जौहरी तो हूं नहीं, तो जौहर को पता होगा ये, करण जौहर नहीं, जो जौहरी होता है उसको। हाँ चलो ठीक है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लेपिस लजूली, ये एक ही चीज है। हाँ, ये भी एक नीले कलर का पत्थर होता था अलग, अफगानिस्तान से बहुत इंपोर्ट होता था, और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा ही था ना उस टाइम की बात कर रहे हैं अपन। तो लेपिस और लजूली। ग्रेनाइट्स, ग्रेनाइट्स आज भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं अपने यहाँ। सो मकराना वगैरह चले जाओ राजस्थान में, वहाँ वहाँ से ग्रेनाइट काफी एक्सपोर्ट होता है, बहुत सस्ते में मिलता है वहाँ। टर्कोइस एंड कॉपर वर द मेजर एक्सपोर्ट्स। फिर इंपोर्ट्स में हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स एंड लेनिन, वाइन, अच्छा तो ये भी इंपोर्ट होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा वेर मेजर इंपोर्ट्स। ठीक है, पढ़ लो एक बार, क्या करना है so, होता था तो होता था। चलो यहाँ हिस्ट्री अब खत्म हो रही है, हाँ थोड़ी सी हिस्ट्री बची है। री इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या हो गया, अभी बहुत टाइम है अपनी क्लास को, ब्रेक होना आपको, काय का ब्रेक होना। मेरा मोबाइल भी खराब हो रहा है, चलता ही नहीं आजकल। मैं टाइम टेबल देख रहा था, फेंक दो क्या फेंक दो नया तो लेने दो। उस दिन एक्चुअली गिर गया, ऐसे गिर गया तो ऐसे निकल के आ गया, ये अलग हो गया। मैंने बोला अब दूसरा ले लेते, पर तब तक के लिए ऐसे दबा के लगा देता हूँ, लग गया, फिर काय को दूसरा चल रहा है हाँ एक्चुअल में ऐसे ही हुआ, ऐसा गिरा, ये स्क्रीन बाहर आ गई मैंने ऐसा लगा, ऐसा दबाया, चिपक गया, चल रहा है अब पुराना हो गया है, 6 साल से यूज कर रहा हूं मैं उसको। 6 साल हो गए, बट चल रहा है तो चल रहा है। और नई टेक्नोलॉजीज नहीं आई तो नया लेके क्या मतलब। तो जो इसमें वही फीचर मिल रहे हैं, सिर्फ प्रोसेसर एक्स्ट्रा मिल रहा है, बाकी इंटरनल मेमोरी भी सेम ही मिल रही है अभी भी, और रैम भी सेम मिल रहा है, तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इसलिए यही चला रहा हूं मैं। अच्छे फोन है ये सस्ते वाले, गरीब वाले तो मैं गरीब हूं, हम लोग दाल में पानी मिला के खाते हैं हाँ ये नकली है। सो
नहीं, एक्चुअल में बहुत सस्ते फोन है। मैं क्या वैल्यू देखता हूँ, मैं चीजों को सिर्फ महंगा है या इसीलिए ले लिया ऐसा नहीं, वैल्यू देखना चाहिए। तो ये सस्ते में अच्छा मिल रहा तो काय को महंगा लो। आईफोन की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता नहीं, आईफोन आईपैड पसंद नहीं, मैंने यूज किया हूँ पहले आईपैड, फिर यही ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये महंगा भी है लगे तो ऐसा नहीं है सर सस्ता है इसीलिए लिए क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये उल्टा ज्यादा महंगा है, बट इसमें ज्यादा काम होते हैं ना मेरे। सो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, एक यूटिलिटी वाले होते हैं जो यूजफुलनेस देख के चीज लेते, तो मैं यूजफुलनेस देख के, महंगी भी होंगी तो लूंगा। ऐसा नहीं कि सर सस्ता सस्ता ले लिए कि आपने, तो नहीं, सस्ता तो लिया लेकिन यूटिलिटी है मेरे लिए उसकी। ये महंगा है लेकिन यूटिलिटी है, इससे मेरे ऑफिस के भी काम होते हैं। अगर मैं पेन ड्राइव लगाना चाहूंगा एप्पल में तो नहीं लगेगा, इसमें लग जाते हैं इजीली। सो ऑफिस के भी काम हो जाते हैं, बुक्स के नोट्स वगैरह के काम हो जाते हैं, पढ़ाना हो जाता, सब हो जाता, तो ये यूज करो। सो ऐसा यूटिलिटी देख के करना चाहिए। तो फिजूल का फालतू का एक्स्ट्रा की चीजें लेने के मतलब नहीं होता, चल रही है चीजें तो चल रही है। कभी गुस्सा आएगा ये तोड़ दूंगा तो नया लेके आऊंगा। एक बार हुआ था 11th क्लास में, बहुत काव काव कर रहे थे बच्चे, ऐसे पटक दिया, लैपटॉप टूट गया, फिर नया लेके आया मैंने। सो खूब गुस्सा आता है मेरे को, आपको दिखेगा नहीं बट साल में एक बार आता है। चलो खैर, री इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करते हैं अब हम थोड़ी बहुत। क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो बड़ा डर लग रहा था, मेरे को नहीं है, जो लोग थे उनको, नहीं एक्चुअल में, क्योंकि आजाद तो हो गए लेकिन अब क्या, अब कैसे क्या करना आगे। नहीं एक्चुअल में ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, हमको यही नहीं समझ रहा था हम क्या करेंगे आगे, कैसे चलेगा देश। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि कैसे चलाना हमको कोई अंदाज ही नहीं था उस टाइम पे। सो पहले तो सरकार ने सब कुछ खुद ही चलाना चालू किया, हर चीज सरकार करती थी। इवन एक छोटी सी दुकान है, किराना भी लेके आना है तो राशन की दुकान जो होती थी वो भी उनकी होती थी, तो राशन कार्ड बनता था, कार्ड के हिसाब से सबको लिमिटेड सप्लाई किया जाता था, क्योंकि हमको डर था कि इतनी सारी जनता है और हमारे पास इतनी चीजें रहेगी नहीं रहेगी, और बाहर वालों को आने नहीं देना चाहते थे अपन, क्योंकि एक बार देखे अपन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने को, और उन्होंने धीरे धीरे अपना कंट्रोल स्थापित किया। क्योंकि इंडिया में क्या हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने जो अपने यहाँ के लोग थे, जो लोग किसान वगैरह थे, जो लोग खुद पहले बना के एक्सपोर्ट करते थे गुड्स को, इन लोग पहले डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते थे, बदले में गोल्ड वगैरह इनको मिलता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम हमको भेज दो, कहां तुम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, हम यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। फिर एक्सपोर्ट किए, गोल्ड वगैरह इनको मिला, और इनको बहुत ही कम दाम में पैसा वगैरह जो भी है वो पे कर दिया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग गरीब होते गए और ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर होते गई। सो इस प्रकार से धीरे धीरे ट्रेड से चालू किया उन्होंने, और बाद में कंट्रोल एक्सप्लॉइटेशन चालू कर दिया। सो इसीलिए अपने को फिर ट्रस्ट नहीं था बाहर वालों पे, और इसीलिए सभी बिजनेसेस ये पूरी सरकार चलाती थी। एयरलाइन देखो तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया सरकार ने चालू की, रेलवेज देखो, रेलवे भी सरकार चलाती थी। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, सब प्राइवेटाइज होता है। सो अपने यहाँ पे सभी सरकार चलाती थी। इवन मारुति एक टाइम पे सरकारी कंपनी हुआ करती थी। सो मारुति जो आज प्राइवेट है वो सरकारी कंपनी थी। सभी चीज सरकार चलाती है, हर चीज। फिर इसके कारण ग्रोथ नहीं हो रही थी, एक तो बाहर वालों को आने नहीं देते थे, दूसरा अपने यहाँ कोई लोग खुद इनिशिएटिव नहीं लेते थे। गिनती के कुछ लोग थे, टाटास वगैरह, टाटास बिरलास, जो लोग काम कर रहे थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन बाकी के ज्यादातर लोग ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और कुछ खास इन लोग कर नहीं पाते थे, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी। कई साल तक ऐसा चला। पहले फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए 5 ईयर प्लान में, जिसमें फिर हम लोगों ने इतना अनाज उत्पन्न किया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके। व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, ऐसे कर करके नई नई पॉलिसीज आई, बट फिर भी ग्रोथ कहीं नहीं आ रही थी। फिर इवन इतनी खराब हालत हो गई 70s में, 1970s 73 इमरजेंसी वगैरह लगानी पड़ी, पैसा ही नहीं था अपने पास, इवन इंपोर्ट करने को पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। सो बहुत तकलीफ चल रही थी, इमरजेंसी लगी, उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिर ये बहुत टाइम तक के ऐसी हालत चलती रही। 1991 में फिर ऐसा एक सोचा गया कि अपन एक नई पॉलिसी लेके आते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड थे, मनमोहन सिंह। सो मनमोहन सिंह जी जो बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, सो ये खतरनाक ब्रिलियंट माइंड है। सो ये इतने यानी ग्रोथ स्टोरी उनने चालू की है भारत की। भारत उस टाइम तक के ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसलिए आपने शायद पढ़ा भी होगा 10th वगैरह में, एक 1991 की पॉलिसी पढ़ाई जाती है, याद है, एलपीजी, हर घर में सिलेंडर होना चाहिए।
नहीं, वो अलग है, वो उज्ज्वला योजना है। सो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, याद आ रहा है थोड़ा, ऐसा कुछ पढ़ा है। सो ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाई गई, उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सो 91 में। तो 91 में ये बनाए थे उन्होंने, और उसके बाद से फिर अपन ने कभी मुड़ के नहीं देखे। उसके बाद खतरनाक बुरी से बुरी परिस्थिति आ गई पूरी दुनिया भर में, लेकिन भारत को कभी भी प्रॉब्लम नहीं गई। इवन 2007 में जो खतरनाक मंदी आई थी, पूरे ही दुनिया में डूब रहे थे मार्केट्स वगैरह, लेकिन भारत को कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा। भारत ने इजीली उसको भी झेल लिया। सो बहुत इजी हो गया। उसके बाद से ग्रोथ स्टोरी चालू हुई, री इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ। सो इस एलपीजी में किया क्या गया था? सो मनमोहन सिंह जी को रियलाइज हुआ कि अपन ऐसे तो बढ़ नहीं सकते। अपने को अगर बढ़ना है, पैसा कमाना है, ग्रोथ होना और डेवलपमेंट चाहिए, तो अपने को प्राइवेट लोगों को एक तो प्रोत्साहित करना पड़ेगा, दूसरा बाहर वालों को अलाउ करना पड़ेगा कि वो लोग भारत में आके काम करें। सो उनने ये दो चीज, और ग्लोबलाइजेशन जिसमें हम भारत के बाहर हम भी बेचना चालू करेंगे चीजों को। सो प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट लोगों को भी अलाउ किया गया। पहले प्राइवेट इंडिविजुअल अगर मैं एक छोटी सी दुकान भी चालू करना चाहूं तो मुझे 17 प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते थे, बट फिर 1991 के बाद गिनती के 3-4 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद बिजनेस चालू कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें तो कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। सो इसको हमने बोला लिबरलाइजेशन। लिबरल करने का मतलब है इजी कर देना। सो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है डिफिकल्ट हो जाना, लिबरल उसका अपोजिट, यानी इजी कर देना। सो प्रोसेस वगैरह इजी कर दी गई, इजीली लोग बिजनेसेस चालू कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये सब चीजें उस टाइम से ही चालू हो गई थी 1991 में। लिबरलाइजेशन पहली चीज। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, इसके बाद ही मारुति का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था। सो मारुति को फिर पब्लिक के लिए ओपन किया गया, लोगों ने शेयर्स खरीदे, और पब्लिक इवन गवर्नमेंट कंपनी से हटके फिर वो नॉर्मल एक कंपनी बनी जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने पैसा लगाना चालू किया। फिर बाकी भी इंडस्ट्रीज बेची गई, बाहर निकाले गए, सेल किए गए, और सिर्फ 4 इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा इन्होंने जो एकदम इंपॉर्टेंट थी, जैसे न्यूक्लियर पावर हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, और एक कोई 4th इंडस्ट्री थी। ऐसे 4 इंडस्ट्री इन्होंने अपने कंट्रोल में रखे, बाकी सब इंडस्ट्री में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंट्री दी गई। फिर इसके बाद एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोग भारत में आ सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, उसके कुछ रूल्स बनाए गए। सो थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर था, बट उस टाइम इसको अलाउ किया। सो पहली चीज थी प्राइवेटाइजेशन, पहली चीज थी लिबरलाइजेशन, इजी करना। दूसरी चीज थी प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट लोगों को एंट्री देना, एंड तीसरी चीज थी ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबली आप कहीं भी चीजें खरीद बेच सकते हैं, बाहर वाले भारत में खरीद बेच सकते हैं। तो ये सब चीजें चालू की, और इसके बाद से फिर अपनी ग्रोथ होने लगी, क्योंकि बाहर के लोग आए, डेवलपमेंट हुआ। अब बाहर के लोग आएंगे तो खुद का एरिया तो डेवलप करेंगे एटलीस्ट। जापान से लोग आए, अगर समझो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं, या इवन मेट्रो वगैरह जैसी चीजें बना रहे हैं, तो वो एक अलग क्वालिटी रहेगी। सो ये सब चीजों को उस टाइम पे चालू किया। इनफैक्ट मोदी जी भी अभी उसी चीज को और प्रोत्साहित करते हैं, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और लोगों को भी एफडीआई बुलाया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है चीजों को। सो अभी रिसेंटली आपने देखा कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया बेच दिया गया, टाटाज ने खरीद लिया। तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ज्यादातर चीजों को बाहर बेचा जा रहा है, और ये लोग बिजनेसेस से बाहर आ रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना है ही नहीं, उन्होंने बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। उन लोग का काम है एग्जीक्यूट करना है, चीजें को ध्यान रखना, लोगों के कंट्रोल करना, ये सब उनका काम होता है। बिजनेस करना, पैसा कमाना, ये उनका काम नहीं है। इवन सर्विस सेक्टर में भी उन लोग ने इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां बिजनेस गवर्नमेंट नहीं करती, उनके रेवेन्यू सिर्फ टैक्सेस से आते हैं। सो अपने अभी एलआईसी को भी देखा आपने कि बेचा गया, एलआईसी भी बाहर सबको अलाउ किया गया, लोग उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन चालू है अभी। सो ये जो हुआ ये 1991 के बाद हुआ। सो इसके पहले तक के बहुत तकलीफ चल रही थी। तो पहले वही दिया है री इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट ये कब चालू हुआ? अब ये बात हो रही है आजादी के बाद। अभी तक इसके पहले तक जो पढ़ रहे थे हम, बिफोर इंडिपेंडेंस बात कर रहे थे, अब आजादी के बाद की बात हो रही है। सो अ न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की बात हो रही है। इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड इन द फॉलोइंग वेज। पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकाला गया 1952 में, अंडर विच द इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। हाउएवर इंडियन इकोनॉमी फेल्ड, इसके बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, टू डेवलप एट रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन,
राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, तो ये तो है ही अपने आज भी है, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस होता है पाकिस्तान के कारण, एक्सेट्रा। दस इंडिया एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, यहां लिबरलाइजेशन हुआ एक्चुअली, और इसके बाद से हमको मुड़ के नहीं देखना पड़ा। एट प्रेजेंट, अभी की अगर बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन दी वर्ल्ड एंड अ प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेनर्स भारत में आके अब बिजनेस करना चाहते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा एप्पल ने भी अनाउंस किया कि वो भारत में बिजनेस चालू करेगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग चालू करेगा। सो एफडीआई है ये एक प्रकार का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया डायरेक्टली एंड यहाँ पे बिजनेस करेंगे। अभी जैसे चाइना से मोबाइल बन के आते हैं, इवन आईफोन भी है तो चाइना में बनता है, लेकिन भारत में अब इसकी इंडस्ट्री चालू होने वाली है। टेस्ला आने वाला है, टेस्ला भारत में अभी बिजनेस करेगा। सो ये सब जो है ये क्या है, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो लोग डायरेक्टली भारत में निवेश करेंगे, भारत में चीजें बनाएंगे और बेचेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, which are expected to help the economy in terms of export and imports and trade balance. So export और import में हमको फायदा कब होगा, जब exports बढ़ेंगे और imports कम होंगे। import कम होना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं ना चाइना के गुड्स को कम खरीदो। सो अपने यहाँ के गुड्स बाहर बिकेंगे तो अपने को फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। अगर हमने बेचा है तो डॉलर कमाएंगे हम, लेकिन हम अगर खरीद रहे हैं बाहर से तो डॉलर हमारे खर्च होंगे। सो इसलिए अपने ये पढ़ोगे आप सब इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, 10th में होता है वैसे, थोड़ा बहुत नाम तो सुना ही होगा आपने। बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं था 10th में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, यहां पढ़ने मिलेगा आपको। सो ये इंपोर्ट जो है ये हमेशा कम होना चाहिए एक्सपोर्ट से। एट प्रेजेंट अपने यहाँ उल्टा है, अपने यहाँ इंपोर्ट बहुत है। अपने यहाँ क्या, पूरी दुनिया अभी चाइनीज गुड्स से ही भरी पड़ी है। सो चाइना हर जगह अभी एक्सपोर्ट करता है और ज्यादातर देश जो है वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अपन छोड़ो, सभी लोग, इवन यूएस तक के काफी हद तक के डिपेंड हो चुका है अभी चाइना पे। इनफैक्ट अपने यहाँ इतनी डिपेंडेंसी है कि अपने यहाँ गणपति बप्पा आएंगे अभी तो चाइना से आते हैं बहुत सारे। चाइना वाले गणपति बप्पा बनाते हैं, अपने यहाँ भेजते हैं। तो आजकल बने बनाए आते हैं। पहले हम लोग जैसे देखते हैं चितारोली में बनते थे वो, तो अभी वहां बनते नहीं, बन के आते हैं और यहाँ पे सिर्फ बिकते हैं। तो ये लोग खुद नहीं बनाते बहुत सारे, सो बाहर से चाइना से बन के आते हैं। इतना है कि चाइना से बीच में जब अपन ने बोला था बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, तो उन्होंने टी शर्ट बनाया, उसमें लिखा था बॉयकॉट चाइना और वो भेज दिया भारत में। अपन वही पहन के बोल रहे बॉयकॉट चाइना, वो चाइनीज मेड थे। हाँ, ये पेपर में आया था कि चाइना वाले ने खुद के अगेंस्ट बॉयकॉट चाइना करके टी शर्ट बना के भेज दिया और भारत खरीद रहा है। सो ऐसा डिपेंडेंसी अपनी इतनी खतरनाक लेवल पे। सो ठीक है, उन लोग इतने बड़े क्वांटिटी में बनाते हैं ना कि बहुत सस्ता पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है वो आगे आपको पता लगेगा। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाते हैं वो भी आपको आगे पता लगेगा। चलो बस खत्म हो रहा है हिस्ट्री। पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी बिटवीन 1st and 7th centuries, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव दी, ये पहले की बात हो रही, इंडिया वॉज हैविंग दी लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड्स। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि 1/3 ऑफ द इकोनॉमी भारत से आती थी। जीडीपी जो थी, जीडीपी होती है, तो जीडीपी से अपन देखते हैं ग्रोथ वगैरह, तो 1/3 ग्रोथ भारत के थ्रू आती थी। सो वही दिया है आगे, इट कंट्रोल्ड अबाउट 1/3 एंड 1/4, यानी 25% से 33% तक की वर्ल्ड्स वेल्थ अपने यहाँ थी। मेनी ट्रेवलर्स, ये अपन नहीं बोलते थे, जो अपन बोलते ना कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ये अपन नहीं बोलते थे, ये इन लोग बोलते थे। मगस्थेन्स, जुनजैंग, ह्यूनसैंग ऐसा नाम है उसका, जुनजैंग बोलते हैं अपन, ह्यूनसैंग। सो अब वो चाइनीज नाम है इसीलिए चाइनीज लोग ऐसे रहते हैं। जी जिनपिंग है तो वो जी नहीं है, कोई जी बोलते हैं, कोई शी बोलते हैं, शी जिनपिंग, वो शी है ही नहीं, वो क्सी है, क्सी गले से आना चाहिए, एक्साई नाम है ना उसका, क्सी। ऐसे वर्ड्स अपने यहाँ है ही नहीं। एक्चुअल में चाइनीज में बहुत खतरनाक वर्णमाला है। सो वो गले से आवाज आना चाहिए, जी जी जिनपिंग ऐसा है। अब जी कौन बोलेगा, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग कर दिया। सो न्यूज वाले वही बता रहे, सब शी जिनपिंग बोल रहे हैं इसको। तो वैसे इसको अपन जुनजैंग बोलते हैं, उसका नाम है ह्यून सैंग। सैंग सैंग नहीं हो, सैंग सैंग ऐसा ट, ऐसे जीभ ऊपर लगना चाहिए, सैंग ऐसा है। चलो खैर अपने को क्या करना है। सो जुनजैंग,
ह्यूनसैंग। फिर फैक्सियन, फाहिन, फाहिन बोलते इसको, फैक्सियन नहीं बोलते, फैक्सियन लिखा है फाहिन। अल बरूनी, ये तो पता ही है। इब्न बतूता ये गाने में आता है ना, इब्न बतूता, एक गाने में आता है, बगल में जूता। चलो ठीक है। फ्रेंचमैन, फ्रेंकॉइस एक्सेट्रा रेफर्ड इंडिया स्वर्ण भूमि। तो अपन ही नहीं बोलते थे, ये लोग भी बोलते थे स्वर्ण भूमि। इनके जो लेख थे, ये सब कौन है? ये सब बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो लोग हैं। सो स्वर्ण द्वीप या स्वर्ण भूमि बोलते थे भारत को। In 18th century, with the increasing control of East India Company, India became a country which was prosperous. India अभी भी prosperous था, but people who were poor. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमा रही थी, तो ये तो पैसा आ ही रहा था भारत में, लेकिन ये लोग जो पहले डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते थे, ये अब गरीब होते गए। सो ये प्रॉब्लम चालू हुई। In the mid 18th century, the British Empire began to establish in India and used revenues generated by the provinces under its rule for purchasing raw materials, spices, and goods. This changed Indian economy from being an exporter of processed goods to exporter of raw material and buyer of manufactured goods. आज भी अपन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल करते हैं और वही चीज बाद में खरीदते हैं मैन्युफैक्चर करवा के। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो यहां से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वो लोग पैकिंग कर देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा फोम वगैरह लगा के वापस भेज देते हैं और महंगे में बेचते हैं, 3 गुना भाव पे अपन वापस खरीदते हैं। तो कुछ भी होता है, हाँ एक्चुअल में हो रहा है ये। सो ये भी बिजनेस चल रहा है। हाँ ठीक है, आपको जाना है तो यहां हिस्ट्री खत्म। अब आगे हम एक्चुअल में जो पढ़ने वाली चीज है वो पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएगा, जो आपको पेपर में पूछे जाएंगी वो वाली चीजें। चलो सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।